गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आनुवंशिकी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम आनुवंशिकी, आनुवंशिकता व मेंडल के जीवन परिचय के बारे में और इसी के साथ में मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं उनका भी अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम मेंडल के आनुवंशिकता के जो महत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो हम इस चैप्टर में सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में बातें करते हैं कि आनुवंशिकी की परिभाषा क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। तो जो मैंने परिभाषा बताई वो आप देखिए क्या है, यानी विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का या विभिन्नताओं की जगह हम क्या बोल सकते हैं, परिवर्तनों का किया जाए। किनका अध्ययन किया जाए? आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए। उसे आनुवंशिकी कहते हैं या कहा जाता है। तो देखिए क्या परिभाषा हुई आनुवंशिकी की। तो क्या कह सकते हैं आनुवंशिकी की परिभाषा के अंतर्गत हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का क्या किया जाए? अध्ययन किया जाए, उससे आनुवंशिकी कहा जाता है। यदि आप इस परिभाषा में देखें तो हमने मुख्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो हमने किया है आनुवंशिकता और दूसरा हमने किया है विभिन्नता। तो अब यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है, वह विभिन्नताओं का अर्थ क्या है। और आपको पता ही है कि हम आनुवंशिकी को दूसरे शब्द किसके रूप में जानते हैं? जेनेटिक्स भी कहा जाता है। आनुवंशिकी को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें किसकी? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स की, आनुवंशिकी या फिर हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो कौन से वैज्ञानिक थे? उनका नाम था विलियम बेटसन। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द का उपयोग या प्रयोग करने वाले कौन थे? तो विलियम बेटसन थे। कौन थे? विलियम बेटसन। अब हमने जो इस परिभाषा में जो परिभाषा पढ़ी, इसमें हमने जो दो शब्द पढ़े, एक तो हमने पढ़ा आनुवंशिकता और दूसरा हमने क्या पढ़ा? विभिन्नता। इसका हम यहाँ पे अर्थ समझेंगे कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या होगा, वह विभिन्नताओं का अर्थ क्या होगा। तो हमने बात की किसकी? आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता को ही दूसरे नाम हेरेडिटी के नाम से भी जाना जाता है। आनुवंशिकता को दूसरा नाम क्या है? हेरेडिटी।
और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या है? वंशागति। तो देखिए, आनुवंशिकता या हेरेडिटी या वंशागति की परिभाषा क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में क्या होना? संचरण होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। क्या बताई मैंने परिभाषा? कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में किनका जाना? आनुवंशिकी लक्षणों का जाना, यानी स्थानांतरण होना, या क्या कह सकते हैं? संचरण ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो क्या बात की परिभाषा में मैंने? कि जनक पीढ़ी से किसमें जा रहे हैं? संतति पीढ़ी में। जनक पीढ़ी से क्या किसमें जा रहे हैं? संतति पीढ़ी में। क्या जा रहे हैं? आनुवंशिकी लक्षण। आनुवंशिकी लक्षण। और आनुवंशिकी लक्षणों का क्या हो रहा है? संचरण। तो क्या बनी हमारे पास परिभाषा? कि जनक पीढ़ी से आनुवंशिकी लक्षणों का संतति पीढ़ी में संचरण क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता या हेरेडिटी या वंशागति कहलाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमने किस शब्द का प्रयोग किया है? हेरेडिटी। तो हेरेडिटी शब्द की बात करें कि हेरेडिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था स्पेंसर ने। क्या बताया मैंने? कि हेरेडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्पेंसर ने। और इससे पहले मैंने क्या बताया था? कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम बेटसन ने। तो आप ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखेंगे कि जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम बेटसन ने, जबकि हेरेडिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? स्पेंसर ने किया। इसके बाद हम आनुवंशिकता की परिभाषा के बाद हमने एक दूसरा शब्द का प्रयोग किया था, और वो क्या था? विभिन्नता, या फिर विभिन्नता की जगह हम क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन। तो अब उसकी परिभाषा आप यहाँ पे देखिए। विभिन्नता, और विभिन्नता की जगह हम क्या बोल सकते हैं? परिवर्तन। अब ये जो विभिन्नता या जो परिवर्तन है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वातावरणीय, वातावरणीय परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन किससे संबंधित होगा? आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तन। आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तन। हमने बात की किसके बारे में? विभिन्नता या परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन यहाँ पे कितने प्रकार के हो रहे हैं? एक तो हो रहा है वातावरणीय परिवर्तन, और दूसरा हो रहा है आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तन। अब हम बात करें कि जो वातावरणीय परिवर्तन है वो क्या है? यानी वे परिवर्तन जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वातावरण से प्राप्त होते हैं, या वातावरणीय कारकों से प्राप्त होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? वातावरणीय परिवर्तन। तो वातावरणीय परिवर्तन के लिए मैंने क्या बताया? कि वे परिवर्तन जो वातावरण कारकों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम बात करें भोजन, तापमान, आर्द्रता, ये कारक कहाँ से प्राप्त होते हैं? वातावरण से प्राप्त होते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों की एक बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो क्या है? कि ये परिवर्तन वंशागत नहीं होते हैं। तो ये परिवर्तन
वंशागत नहीं होंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका क्या नहीं होगा, संचरण नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं कि वंशागत नहीं होंगे। जबकि हम बात करें कि आनुवंशिकता से जो संबंधित परिवर्तन है वो क्या होंगे, तो क्या कह सकते हैं इनके लिए हमें कि जब लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, जीन विनिमय, और जीन विनिमय से सजीवों में क्या उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन। लैंगिक जनन के दौरान क्या होगा, जीन विनिमय होगा, और जब जीन विनिमय होगा तो जीवों में क्या उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन। जीवों में क्या उत्पन्न होंगे, परिवर्तन, और इन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तन। अब इन परिवर्तनों की एक बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि ये परिवर्तन क्या होंगे, वंशागत होंगे। क्या होंगे, वंशागत होंगे, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होंगे, संचरित होंगे। कौन से परिवर्तन, आनुवंशिकता से संबंधित परिवर्तन। क्यों होंगे, क्योंकि इनमें लैंगिक जनन के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय होता है, और ये किसके कारण होते हैं, ये जीन के कारण होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो आनुवांशिकी या जो जेनेटिक्स है, इसके जो जनक हैं वो कौन है। तो हम बात करें किसके जनक के, आनुवंशिकी के या जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो ग्रेकर जॉन मेंडल हैं। क्या बात बताई मैंने कि जो आनुवांशिकी या जो जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो कौन है, ग्रेकर जॉन मेंडल हैं। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि मेंडल की जीवनी या मेंडल का जीवन परिचय। तो अपना अगला टॉपिक देखिए, मेंडल की क्या है, जीवनी। तो यदि हम मेंडल की जीवनी के अंतर्गत बात करें तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजन ड्राप नामक प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। तो मैंने क्या बताया कि मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के होजेन ड्राफ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। सिलीसियन गांव में हुआ। तो क्या बताया मैंने कि मेंडल का जो जन्म है 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के होजेनड्राप प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। इसके बाद हम बात करें कि 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया या उत्तीर्ण किया। तो अगली बात हम कर रहे हैं यहाँ पे 1842 में
मेंडल ने क्या किया, दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और 1843 में ब्रूने शहर के चर्च में क्या बने, ये पादरी बने। तो हमने यहाँ पे क्या बात की कि 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। इसके बाद 1843 में ब्रूने शहर के चर्च में इनको या ये क्या बने, पादरी का पद ग्रहण किया। यहाँ पे या इस चर्च में इनको ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो किस उपाधि से सम्मानित किया गया, ग्रेगर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद इस चर्च में इन्होंने मेंडल थे, इस चर्च में इन्होंने मटर के पादप पर क्या किया, प्रयोग किया और अपने प्रयोगों को, जो प्रयोग प्राप्त हुए ने, इन प्रयोगों को ब्रूने सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आगे हम बात करें मेंडल के बारे में, तो वो देखिए क्या होगी। यानी 1865 में अपने प्रयोगों के परिणामों को, अपने प्रयोगों के जो परिणाम प्राप्त हुए उन परिणामों को ब्रूने सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत किया। कब किया, 1865 में। किनको किया, जो इन्होंने मटर के पौधे पे जो क्या किया था, प्रयोग किया था, उन प्रयोगों के परिणामों को ब्रूने सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष क्या किया, प्रस्तुत किया। इसके बाद 1866 में इस सोसाइटी, जो ये सोसाइटी थी ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से शोध पत्र प्रकाशित किया। इस जो सोसाइटी थी, कौन सी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिक पत्रिका में क्या था, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से शोध पत्र के रूप में क्या किया, प्रकाशित किया। तो क्या बताया मैंने अभी कि 1866 में इस सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से शोध पत्र के रूप में इन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। किनको प्रकाशित किया, अपने प्रयोगों के परिणामों को। यदि हम इसके बाद बात करें तो 6 जनवरी 1884 में मेंडल की क्या हुई, मृत्यु हुई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो ये बिना जाने कि मैं आगे आने वाले समय में आनुवांशिकी का पिता कहलाऊंगा, ये बिना जाने ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद यदि हम बात करें
कि उस समय जो मेंडल ने मटर के पौधे पे जो प्रयोग किए थे या जो परिणाम प्राप्त किए थे, उन परिणामों पर या उन शोध कार्यों पर उस समय के वैज्ञानिकों ने विशेष महत्व नहीं दिया। जब विशेष महत्व नहीं दिया तो वे परिणाम या जो शोध कार्य थे कई वर्षों तक अज्ञात रहे। लेकिन यदि हम बात करें सन 1900 में कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की क्या की, पुनः खोज की। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस समय जो मेंडल के क्या थे, शोध कार्य थे, उन शोध कार्यों पे उस समय के वैज्ञानिकों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। जब विशेष ध्यान नहीं दिया तो वह नियम या जो प्रयोगों के जो परिणाम थे कई वर्षों तक क्या रहे, अज्ञात रहे। लेकिन सन 1900 में कुछ वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की क्या की, पुनः खोज की। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, मेंडल के नियमों की पुनः खोज। मेंडल के नियमों की पुनः खोज। बात करें कब की, सन 1900 की। मेंडल के नियमों की पुनः खोज करने वाले 3 वैज्ञानिक थे। उन 3 वैज्ञानिकों के नाम थे, एक का नाम था हुगो डी ब्रीज, दूसरा वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस और तीसरा था एरिक वॉन शेरमैक। तो देखिए कौन कौन से वैज्ञानिक थे। हुगो डी ब्रीज, दूसरा वैज्ञानिक था कार्ल कोरेंस और तीसरा वैज्ञानिक था एरिक वॉन शेरमैक। एरिक वॉन शेरमैक। यदि हम बात करें हुगो डी ब्रीज कहाँ के थे, तो ये हॉलैंड के थे। जबकि बात करें कार्ल कोरेंस की तो ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और एरिक वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया के थे। तो हमने क्या बात की कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब हुई, सन 1900 में। किन वैज्ञानिकों ने की, हुगो डी ब्रीज जो कहाँ के थे, हॉलैंड के, कार्ल कोरेंस जर्मनी के और एरिक वॉन शेरमैक ऑस्ट्रिया के। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियमों की क्या की, पुनः खोज की। इसके बाद हम बात करें तो वो हम बात करें किसके बारे में, मेंडलवाद के बारे में। यदि हम बात करें कि ये मेंडलवाद क्या है, यानी जो मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किए, प्रयोग, और जब प्रयोग किए तो उनके क्या प्राप्त हुए, परिणाम, और परिणामों के आधार पर क्या बनाए गए, नियम, और उन नियमों को ही क्या बताया गया, मेंडलवाद। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेंडल के प्रयोगों के परिणामों के आधार पर जो आनुवंशिकता के नियम प्रस्तुत किए गए या आनुवंशिकता के जो नियम दिए गए वो क्या कहलाते हैं, मेंडलवाद कहलाते हैं। तो बात करें किसकी, यानी प्रयोगों के, प्रयोग किस पे किया, मटर के पौधे पर। प्रयोगों के परिणामों के आधार पर क्या दिए गए, आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम, और इन आनुवंशिकता के नियमों को ही क्या नाम दिया गया, मेंडलवाद। तो मेंडलवाद का अर्थ क्या है, यानी नियम। नियम किसके थे, मटर के पौधों पर जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के जो परिणाम प्राप्त हुए थे।
तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा अभी, मेंडलवाद। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक हमारे पास है, और वो है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। यदि हम बात करें कि जो मेंडल थे, उन मेंडल ने या उनकी जो सफलता थी उसका क्या कारण था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए क्या कारण थे इनकी सफलता के। पहला इनका कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों या अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया जिसमें प्रकृति में स्वपरागण पाया जाता है। दूसरा इनका सबसे बड़ा कारण ये था कि मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों को सारणी के रूप में दिया, जिसके कारण परिणाम प्राप्त करने में क्या मिली, सुविधा मिली। और तीसरा इनका कारण क्या था, या तीसरा इनकी सफलता का कारण क्या था, तो मेंडल ने उस समय एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। और अंतिम इनकी सफलता का कारण क्या था, तो वो देखिए क्या कारण था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक क्या किया, विश्लेषण किया। तो देखिए पहला, मेंडल ने कौन से पौधे का चयन किया, मटर के पादप का। अब इस मटर के पादप में क्या होता है, प्रकृति में स्वपरागण होता है। दूसरा इनका सफलता का कारण क्या था, मेंडल ने जो अपने प्रयोग थे उन प्रयोगों को किसके रूप में प्रस्तुत किया, सारणी के रूप में। मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों को किसके रूप में प्रस्तुत किया, सारणी के रूप में, या सारणी के रूप में दिया। और जब सारणी के रूप में दिया तो इसका क्या महत्व निकला कि परिणाम प्राप्त करने में क्या मिली, सुविधा मिली। परिणाम प्राप्त करने में क्या मिली, सुविधा मिली। तीसरा, मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। तो तीसरा क्या है यहाँ पे कि मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। और चौथा कारण क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक के सांख्यिकी विश्लेषण किया। ये चार कारण थे मेंडल की सफलता के। तो हम कह सकते हैं पहला क्या था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया, मटर के पादप का चयन किया जिसमें प्रकृति में स्वपरागण पाया जाता है। दूसरा है कि मेंडल ने अपने सभी प्रयोगों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया या सारणी के रूप में दिया, जिसके कारण जो परिणाम प्राप्त करने में क्या मिली, सुविधा मिली। तीसरा, इन्होंने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। और लास्ट इनका कारण क्या था कि सभी
मेंडल के जितने भी प्रयोग थे उन सभी प्रयोगों के जो आंकड़े थे उन आंकड़ों का सावधानीपूर्वक क्या किया, इन्होंने विश्लेषण किया। तो इस कारण मेंडल क्या हुए, सफल हुए।